पूरे वीडियो का जो पीडीएफ है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो आइए ऐसे में हम लोग आर्ट ऑफ टीचिंग में चलते हैं, जिसमें कि सबसे पहला पॉइंट टीचिंग एंड लर्निंग का दिया गया है। जो पॉइंट दिए गए हैं उनमें से सभी बिंदुओं को हमने इसमें कवर किया है। तो बने रहिएगा हमारे साथ और देखते चलिएगा। कहता है कि टीचिंग एंड लर्निंग में सबसे पहले शिक्षण एवं अधिगम, ये पॉइंट आपके पास दिया गया है। तो दोस्तों टीचिंग एंड लर्निंग में सबसे पहले हम आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं लर्निंग। लर्निंग का मतलब होता है अधिगम और अधिगम का मतलब होता है सीखना। सीखना को ही हम लोग क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। दोस्तों बिंदुएं अब रट्टा मार करके आप 2 से 3 दिन में कुछ नहीं, कुछ समझदारी अपने दिमाग में रख लीजिए, जाइए कुछ क्वेश्चंस कराइए। हम उम्मीद करेंगे कि सारे क्वेश्चंस इस वीडियो से होगा, बने रहिए आप हमारे साथ। यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रश्न कहता है कि सीखना क्या है, सबसे पहले पूछ दे कि सीखना क्या है। तो ऑप्शंस दे सकता है कि निम्नलिखित में से सीखना किसे कहते हैं, व्हाट इज लर्निंग। तो उस समय याद रखिएगा सीखना वह मानसिक क्रिया है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है और अपने अनुभवों से लाभ उठाता है एवं अपने स्वभाव में परिवर्तन कराता है। तो दोस्तों ये पूछा जा सकता है कि बताइए किस विधि के माध्यम से किसी छात्र में आप उसके स्वभाव में परिवर्तन ला सकते हैं। तो यह प्रक्रिया लर्निंग कहलाती है। या फिर पूछा सकता है कि लर्निंग के माध्यम से निम्नलिखित में से क्या क्या हो सकता है। तो याद रखिएगा परिपक्व आ सकता है और उसमें स्वभाव में परिवर्तन आ सकता है। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि आपके अनुसार, आप जो पढ़े हैं और आप एक टीचर हैं, तो आप मुझे बताइए सीखना जो है लर्निंग एक कैसी क्रिया है। तो याद रखिएगा लर्निंग एक प्रकार की मानसिक क्रिया है। यह एक प्रकार की जो मेंटल एक्टिविटी है वह कहलाती है। तो लर्निंग से संबंधित बिंदु ऐसी क्वेश्चन पूछा जाएगा। दोस्तों कुछ मनोवैज्ञानिकों के नाम दे सकता है और उससे मैं आपसे मैं पूछ सकता है कि बताइए कि लर्निंग के संबंध में या अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से किसने इस शब्द को कहा है। तो हमने इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके कथनों को हमने इसमें समेटा है। पहले हम लोग गेट्स के बारे में देखेंगे। तो गेट्स एक महान मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने कहा कि लर्निंग क्या है, तो सीखना अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। यानी कि व्यवहार में परिवर्तन सीख करके आती है। यह शब्द किसने बताया था, तो गेट्स ने बताया था। आप इसको चुन सकते हैं। अगला व्यक्ति जो भी फेमस हैं, जो आपके एग्जाम्स में पूछने के मैक्सिमम चांसेस बन सकते हैं, उसी को मैं इसमें समेटा हूं। दोस्तों पीडीएफ जाकर वहां से लिंक से लेकर के आप देख सकते हैं, एक करके बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और याद रखिएगा लाइक कर दीजिएगा, कुछ आपके चलते कुछ आपके मित्रों का भी कल्याण हो जाए, उनसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। गिलफर्ड ने क्या कहा था, व्यवहार के फलस्वरूप व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन होना अधिगम है। देखिएगा सीखना अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, लेकिन आपके व्यवहार के कारण से आपके व्यवहार में यदि किसी व्यक्ति के व्यवहार के फलस्वरूप यदि आपके व्यवहार में कोई परिवर्तन हो जाए तो यानी कि आपने कुछ सीख लिया। यह परिवर्तन जो होता है सीखना कहलाता है और इस शब्द को गिलफर्ड ने बताया था। आगे देख लीजिए अगला है स्किनर ने क्या कहा था इसके बारे में। अधिगम में प्राप्त तथा धारणा करने की शक्ति सम्मिलित है। तो अधिगम क्या है, तो अधिगम एक प्रकार की धारणा है जिसमें शक्ति होती है और वो प्राप्त करने की क्षमता होती है। अधिगम में प्राप्त तथा धारणा करने की शक्ति होती है। तो याद रखिएगा अधिगम के द्वारा ही आप किसी चीज़ की धारणा ले लेते हैं या यूं कहते हैं कि हाँ ऐसा ये होता है। इस शक्ति को आपके अंदर आ जाने की प्रक्रिया जो है स्किनर ने बताया था, इसको भी लर्निंग के नाम से जानते हैं। पील एक मनोवैज्ञानिक है। उन्होंने कहा पील के अनुसार अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तन के अनुसार होता है। यानी कहने का मतलब हम वैसा ही सीख पाते हैं जैसा आप वातावरण में रहते हैं। तो जिस वातावरण में आप रहते हैं वातावरण ही हमें सिखाने का मुख्य काम करती है, ऐसा पील ने कहा था। पीडीएफ को जरूर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आप आसानी से रिवाइज कर सकें। कहता है कि अगला पॉइंट है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। कहता है अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तन के अनुसार होता है। ये फील साहब ने कहा था। अब देखिएगा लर्निंग अधिगम यानी सिखाना, यहाँ पर दंत सा होगा, घबराइए नहीं। थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो, घबराई में तो हम भी हैं, बिल्कुल हब्बर हब्बर कर रहे हुए हैं कि कैसे आपको अधिक से अधिक कंटेंट दे। कोई बात नहीं, कोशिश तो जारी रखेंगे। अगर कुछ भी बाकी रह जाता है और आपको लगता है कि नहीं इस पॉइंट को सर आपने कवर नहीं किया है, तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। कल शाम तक आपको या कल सुबह तक हम ये वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे। लर्निंग कहता है कि अधिगम यानी कि सीखना से संबंधित मुख्य बिंदुएं। सीखने से संबंधित मुख्य बिंदुएं कौन कौन सी है, तो देखिएगा प्रश्न पूछ देगा कि निम्नलिखित में से किसको सीखना कहेंगे। तो अधिगम द्वारा बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन हो जाए तो उसको कह देंगे कि वो सीख लिया।
सीखने की क्रिया जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे कि विकास की प्रक्रिया संपूर्ण जीवन तक चलती है ना, उसी तरीके से सीखने की प्रक्रिया भी जीवन भर तक चलती है। हाँ, ये बात अलग है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे इसमें गिरावट आती है, लेकिन याद रखिएगा जीवन भर तक आदमी कुछ न कुछ सीखता है। सीखना नए अनुभव को ग्रहण करना होता है। सीखना किसे कहते हैं? तो सीखना वही है जब आप कुछ भी जो आप पहले से नहीं जानते थे उसको आप जान गए तो उसको कह देंगे कि आप लर्निंग कर चुके हैं, अर्थात आप सीख गए हैं। अधिगम सृजनात्मक पद्धति है। देखिए, अधिगम का मतलब ही सीखना होता है। लर्निंग, अधिगम दोनों याद रखें। अधिगम सृजनात्मक पद्धति होता है, यानी कि अधिगम आदमी कुछ सृजन करके भी सीखता है। जैसे कि आप मान लीजिए, अगर कहीं पर गड्ढा आप खोद रहे हैं और आपको लगे कि नहीं ये गड्ढा इतना थोड़ा सा और खोदने के बाद इसमें से पानी निकलता है, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएगा कि नहीं, कुछ हम गड्ढे जितने ही नीचे की तरफ जाएंगे उसमें से पानी निकलता है। तो यह सृजनात्मक पद्धति हो गई। इसको हम लोग अधिगम सृजनात्मक पद्धति कहते हैं। अधिगम प्रगति और विकास है। याद रखिएगा, अधिगम क्या है? एक प्रगति है और एक प्रकार की विकास है। यानी कि अधिगम एक प्रकार की गति भी देती है और ये आपके विकास को भी निर्धारित करती है कि रियल में आप पहले की तुलना में आज कितना सक्षम हो गए हैं। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। आगे बिंदु है कि अधिगम स्थानांतरित होता है। अधिगम क्या होता है? स्थानांतरित। स्थानांतरित का मतलब क्या? इसको एक जगह से दूसरे जगह बताई जा सकती है। जैसे कि आप शिक्षक हैं, आप पहले से कुछ चीज़ों को सीख गए हैं और आपको कुछ शिक्षक महोदय ने सिखाया होगा और आप किसी दूसरे को इसको सिखाइएगा और वह बच्चा आने वाले दिन में किसी दूसरे को सिखाएगा। इस प्रकार से अधिगम यानी कि लर्निंग एक प्रकार की स्थानांतरित प्रक्रिया है। अधिगम सार्वभौमिक होता है। अधिगम यानी कि ऐसा नहीं है कि अधिगम कहीं पर स्कूल में ही हम ले सकते हैं, नहीं, माँ भी सिखाती है, पिताजी भी सिखाते हैं, घर पे रहने वाले भाई बहन भी सिखाते हैं, कुछ ना कुछ नए चीज़ सब कोई सिखाता है। अर्थात अधिगम एक प्रकार की सार्वभौमिक है। ये जरूरी नहीं है कि किसी स्कूल में ही हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ने के लिए, पठन पाठन के लिए स्कूल जरूरी है, सीखने के लिए पठन पाठन जरूरी नहीं है। आप लोहार भाई के यानी कि शर्मा जी के दुकान पर आपने देखा होगा, लोग जा करके सीख लेते हैं। बड़ई साहब के दुकान पर कुछ चीज़ें देख करके भी लोग सीख जाते हैं, कुछ लोग करके सीखते हैं। अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है। याद रखिएगा, यह एक प्रकार की मानसिक प्रक्रिया है। किसी व्यक्ति की मानसिकता जितनी बेहतर होगी वह उतना ही जल्दी सीखता है और कोई व्यक्ति जितना ही कमजोर मानसिक वाला होगा वह उतना ही देर से सीखता है। यह अधिगम एक प्रकार की मानसिक प्रक्रिया है, जैसा कि आपने देखा है। आगे देख लेते हैं। अधिगम, जब हम कुछ सीखते हैं तो उसके साथ साथ हमको जो कुछ भी सिखाया जाता है उसमें हमारे अंदर कुछ न कुछ ऐसे कारक होते हैं हमारे आसपास या हम खुद होंगे जिसके वजह से हम प्रभावित होंगे और बढ़िया से नहीं सीख पाएंगे। पहले नंबर बात है कि परिपक्वता। परिपक्वता अधिगम को प्रभावित करता है। इसका मतलब ये रहा कि यदि आपका एज ज़्यादा नहीं, यानी कि जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे आदमी क्या होता है उतना ही परिपक्व होता है। अब ऐसा नहीं है कि जो बच्चा दो महीने का जन्म लिया है उसको एक सेंटेंस आप सिखा दीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वह आपको पता है कि पहले बच्चे ध्वनि को देख मतलब प्रकाश के प्रति, फिर ध्वनि के प्रति ध्वनियों को मिलाते हैं, इस प्रकार से एक वर्ड दो वर्ड वाले वर्ड बोलते हैं, इस प्रकार से। यानी परिपक्वता जैसे जैसे आपकी बढ़ती जाएगी वैसा आप बेहतर तरीके से सीखते जाइएगा। अभी प्रेरणा भी होती है, ध्यान तथा रुचि। अगर आप ऐसा कुछ नहीं बता रहे हैं जिसमें कि बच्चे में रुचि आए तो भी बच्चा वहाँ पर नहीं सीख पाएगा, क्योंकि आप रुचि नहीं पैदा कर रहे हैं जिस कारण वो आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए वो शिक्षा को यानी कि अधिगम लर्निंग को प्रभावित करेगा। स्मृति, अगर किसी व्यक्ति का किसी कारण बस स्मृति खराब है, यानी कि उसका अगर मान लें कि माइंड ऐसा डिस्टर्ब है कि कुछ उसको बताइए, अभी बताइए, 2 घंटे के बाद पूछिए तो कहता है कि पता नहीं क्या पढ़ा है, कुछ नहीं पता चलता है। तो ये आपको स्मृति भी शिक्षा को प्रभावित करती है, सीखने की प्रक्रिया को। तत्परता और क्षमता, मतलब कोई आदमी कितना ललक है, आप बच्चे कितने ललक हैं। जिस चीज़ को वो ललक नहीं है सीखने के लिए, आप कितना हो उस तरीके से होता नहीं है। भैंस के आगे बीन बजाते रहिए, वो सीखने वाला नहीं है, वो क्षमता अपना ले रहा है। इच्छा शक्ति होती है कि नहीं मुझे ये सीख करके आगे ये करना है, ये सभी ये अगर नहीं है उस बच्चे में तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। शारीरिक रोग और दोष, यदि कोई व्यक्ति को दोष शारीरिक रोग हो गई है, जैसे कि मान लो किसी को पेट ही दर्द हो रहा है, अब उसको क्या करिए, सिखाने की कोशिश कीजिए। बार बार उसके दिमाग में बैठे कि मेरा पेट दर्द कर रहा है, किसी कोई बीमारी हो गया, फीवर ही लगातार हो जाए, तो ये याद रखिएगा, ये शारीरिक दोष जो होते हैं वो शिक्षा लर्निंग को प्रभावित करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य एवं आदि, यानी कि मानसिक रूप से अगर बच्चा ठीक नहीं है तो भी गड़बड़ी है। अधिगम से जो है लर्निंग की कुछ अपनी विशेषताएं हैं कि लर्निंग कैसे है। निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, याद रखिएगा, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सार्वभौमिक प्रक्रिया है अधिगम, याद रखिए। समायोजन की प्रक्रिया होती है, यानी कि एक चीज़ से दूसरे चीज़ में सीख, जैसे कि आप एक रिंच उठाइए, उससे कल खोलने जा रहे
रहे हैं, आप उसको पता चल रहा है कि उसमें वो रिंच नहीं हो रहा है, यानी कि उसको नहीं खोल पा रहे हैं, तो आप दूसरे प्रकार के स्क्रू ड्राइवर या फिर रिंच का प्रयोग करते हैं। ये क्या बताता है? समायोजन। ये आपको अधिगम से ही आती है। जीवन की मूलभूत प्रक्रिया, यानी कि बच्चों को सिखाया जाता है कि बाबू अभी सीख लो, अभी सीख लो, आने वाले दिन में ये करने की तुमको मिलेगा, ये करना होगा, जितना कम सीखोगे उतना ही अयोग्य आदमी बनोगे। ये तो आप शिक्षक बंधु बनने जा रहे हैं तो अच्छे से समझ में आता होगा, ये बार बार आप पढ़ाते भी होंगे। उद्देश्य एवं लक्ष्य केंद्रित होता है। याद रखिएगा, अगर शिक्षा उद्देश्य केंद्रित एवं लक्ष्य केंद्रित होता है, यानी कि कोई काम सीखता है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है और उसी को अपना उद्देश्य मान करके सीखता है। इसलिए लर्निंग जो होती है वो उद्देश्य केंद्रित होती है। उद्देश्य केंद्रित, जैसे कि एक बढ़ई के दुकान पर आप जाएंगे तो इसका मतलब क्या टारगेट है कि आने वाले दिन में हम लोग ऐसा कुछ क्रिएट करने वाले, ऐसे दुकान खोलने वाले हैं। विवेकपूर्ण होता है, जो अधिगम होता है वो विवेकपूर्ण होता है, यानी कि उसमें अच्छे से आपका दिमाग का अप्लाई होता है। आगे प्रश्न सक्रिय तथा सृजनात्मक होता है। सक्रिय भी होता है, सृजनात्मक भी होता है। अगला है अनुभवों की नई व्यवस्था है। अनुभवों की क्या है? नई व्यवस्था है, ये सीखना। अधिगम और विकास से में संबंध क्या है? अधिगम विकास से थोड़ा सा संबंधित है, इसके बीच में पूछ दे कि बताइए अधिगम विकास से किस प्रकार से समतुलित है, किस कथन द्वारा स्पष्ट होता है कि अधिगम विकास से जुड़ा हुआ है। ऐसे में क्या करेंगे? सीखना जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है बताया, जिसे किसी विशेष आयु वर्ग से जोड़ कर नहीं देखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इसी वर्ग तक सीखिएगा, बूढ़े हो जाइएगा तो नहीं सीखिएगा, नहीं, आप युवा हैं तो सीखिएगा, बच्चे में नहीं सीखिएगा, नहीं, पूरे जीवन भर तक चलेगा आपके सीखने की प्रक्रिया। या किसी विशेष आयु से जोड़कर नहीं सकते हैं। कहता है विकास अधिगम को प्रभावित करता है। याद रखिएगा, विकास अधिगम को प्रभावित करता है, परंतु विकास और अधिगम एक समान गति से आगे नहीं बढ़ते हैं। याद रखिएगा, विकास अधिगम को प्रभावित करता है, यानी कि जैसे जैसे आपका विकास होगा वैसे वैसे आपकी अधिगम क्षमता बढ़ेगी, लेकिन विकास और अधिगम दोनों एक समान गति से आगे नहीं बढ़ेगा। विकास का कुछ और रास्ता होगा, अधिगम का कुछ और रास्ता होगा, यानी कि अधिगम लगातार और विकास का होगा, इस एज में इतना भर विकास होगा, उस एज में इतना भर विकास होगा, इस तरीके से। और विकास जाकर के एक बार क्या हो जाती है, धीरे धीरे आगे की तरफ ये शारीरिक विकास जो हो जाती है आगे रुक जाती है, बाकी तो सभी आगे बढ़ती रहती है। अधिगम के सिद्धांत से संबंधित कुछ व्यक्तियों के उदाहरण हैं जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। अगर कुछ पूछ दे कि बताइए अधिगम के संबंध में किसने व्यवहारवादी सिद्धांत को दिया था, तो व्यवहारवादी सिद्धांत देने वाले व्यक्तियों में दो व्यक्ति हैं, थॉर्नडाइक और स्किनर। व्यवहारवादी सिद्धांत निम्नलिखित में से किनके द्वारा दिया गया, तो थॉर्नडाइक और स्किनर दोनों ने व्यवहारवादिक सिद्धांत दिया था। संज्ञानात्मक सिद्धांत ये तो भूल नहीं सकते हैं, संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंध जो है जीन पियाजे साहब का है, जिन्होंने बताया था कि किस तरीके से मूर्त अवस्था, अमूर्त अवस्था, ये सभी चीज़ें होती है, पेशीय अवस्था, इस प्रकार की चीज़ें होती है। आपको ध्यान में रखना होगा, आपने बीएड किया है, उसके बाद आप स्टेट का एग्जाम्स देने जा रहे हैं, ऐसे में तो आप अगर डॉक्यूमेंट्स जो है इस तरीके इधर उधर करके नहीं लिए होंगे, पढ़ाई किए होंगे, तो ये सभी चीज़ें आ रही होंगी। जीन पियाजे, आगे देख ले, सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत, ये किसने दिया? जीन पियाजे ने ये नहीं दिया, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास दिया, लेकिन सामाजिक संरचनावादी, समाज से कहीं भी कुछ चीज़ें आ जाए तो लेव वागोत्स्की को करिएगा, संज्ञानात्मक कहीं पर आ जाए जीन पियाजे कीजिएगा। इसके बाद में अगर कुछ भी अगर आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर क्या बोला था, व्यवहार से संबंधित आ जाए तो व्यवहार से संबंधित आप थॉर्नडाइक कर दीजिएगा। उम्मीद रखिए, देख लीजिएगा, कुछ बिंदुएं हैं, ध्यान दे। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग एक भूखे बिल्ली पर किया था, तो याद रखिए, पूछ देगा कि ये जो थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किया लर्निंग का, तो वह लर्निंग का जो प्रयोग उन्होंने किया वो किससे किया, तो याद रखिए वो भूखे बिल्ली पर उन्होंने प्रयोग किया था। इसकी बड़ी कहानी है, इसमें बताना अब आवश्यक नहीं है, अगर समय मिला होता 1 महीने का तो कम से कम इसमें बताते। IP पावलोवन ने अपना प्रयोग कुत्ता पर किया, तो किस मनोवैज्ञानिक ने अपना प्रयोग जो है लर्निंग से संबंधित उसने कुत्ते पर किया था, तो IP पावलोवन ने किया था। स्किनर ने अपना प्रयोग सफेद चूहा पर किया था, तो स्किनर का संबंध जो है लर्निंग में किससे है, सफेद चूहा पर। दोस्तों अगला पॉइंट, आपके जो भी मेन पॉइंट है उन सभी का वीडियोज, सभी कंटेंट हमने इसमें क्रिएट कर लिया है और आपके पास हम प्रस्तुत कर रहे हैं। पाठ्य योजना, लेसन प्लान आपके एग्जाम्स में दिया गया है कि आपसे लेसन प्लान से हम क्वेश्चन पूछेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं लेसन प्लान क्या होती है, समझिए, दिमाग में रखिएगा, एग्जाम में जाकर के अच्छा करिएगा। शिक्षक द्वारा अपनी पाठ्य वस्तु, अधिगम तथा शिक्षण सिद्धांतों को ध्यान में रखकर शिक्षण से पूर्व चिंतन के आधार पर बनाई गई लिखित योजना ही पाठ्य योजना के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर पथ योजना हो गया, लेकिन पाठ्य योजना हो जाएगा। तो शिक्षक द्वारा अपनी पाठ्य
वस्तु अधिगम तथा शिक्षण सिद्धांतों को ध्यान में रखना है, और तब जाकर पढ़ाने से पहले जो आप लिखित रूप से तैयार करके अपने स्कूल में लेकर के जाते हैं उसी को पाठ्य योजना के नाम से जानते हैं, लेसन प्लानिंग कहते हैं। पाठ्य योजना की विशेषताएं यानी क्वालिटीज ऑफ द लेसन प्लानिंग से आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कहता है कि पाठ्य योजना पथ नहीं, मिस्टेकिंग हो गई, जल्दी जल्दी में तो हबराई में कर रहा हूं मैं, ऐसा थोड़ी था कि इतना जल्दी एग्जाम्स हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपका 30 नंबर का तो काम यहाँ से करा ही देंगे। मैथमेटिक्स के जो भी व्यक्ति होंगे वो हमारे चैनल पर जुड़ करके मैथ का तैयारी कर सकते हैं, उनके सभी वीडियो उपलब्ध धीरे धीरे करा दिया गया है। पथ योजना में परिचयात्मक और सामान्य सूचनाओं का उल्लेख होना चाहिए। अगर पाठ्य योजना आप तैयार कर रहे हैं तो परिचयात्मक और सामान्य सूचना, साधारण सूचना और जिससे परिचय शुरू हो, यानी कि किस चीज़ को पढ़ाने जा रहे हैं वो चीज़ें आपके लेसन प्लान में होनी चाहिए। अगला है, कहता है कि पाठ्य योजना में उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। पाठ्य योजना में आपका उद्देश्य अवश्य होना चाहिए कि आप क्या पढ़ाने, मैंने क्यों पढ़ा रहे हैं इसको, क्या जरूरी है इसको पढ़ाना, ठीक है। उसके बाद शिक्षण के समय शिक्षक को कौन सी क्रिया करेगा और विद्यार्थी कौन सा क्रिया करेंगे यह स्पष्ट होना चाहिए। यानी कि पाठ्य योजना में ऐसी सारी चीज़ लिख देना है कि हम क्या करने वाले हैं, और जब ये हम कर देंगे तो उधर से बच्चा हमसे क्या पूछेगा, ठीक है। यानी कि हमें क्या करना है, शिक्षक को क्या करना है, अब विद्यार्थी इसके बाद क्या करेगा, इसका बखूबी ध्यान रखना है। पाठ्य योजना में ये एक विशेषता है। छात्रों की पाठ से संबंधित कठिनाइयों को कैसे दूर करें इसका उल्लेख होना जरूरी है। यानी कि बच्चे कौन कौन सी कठिनाइयां उनके पास उत्पन्न हो सकती है, आप लेसन प्लान में पहले से बना करके जाएंगे कि बाबू ये ऐसे होता है, वैसे वैसे, इससे प्रस्तावना में होता है, क्रॉस क्वेश्चंस होता है, उसके बाद उसको गृह वर्क दिया जाता है, ये सभी पाठ्य योजना में सभी आते हैं। सहायक सामग्री का उपयोग कौन सा, कब और कैसे करेंगे। यानी कि कोई भी पाठ आप पढ़ाने जा रहे हैं तो ज़रूरी है कि आप ये ध्यान में रखें कि आप मान लीजिए त्रिभुज ही बनाने जा रहे हैं और आप स्केल ही नहीं लेकर गए हैं, पेंसिल ही नहीं लेकर के गए हैं, कौन सा पाठ्य योजना आपने तैयार किया है भाई। इसलिए सहायक सामग्री का उपयोग कौन सा करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये पाठ्य योजना पर ध्यान रखना है। चीज़ें समझ लीजिए, एग्जाम्स में जाकर करिए। पाठ्य योजना में इस बात का ध्यान रखा जाए कि छात्र पाठ में अधिक से अधिक रुचि बनाए रहें। ऐसा नहीं कि आप चले गए कुर्सी पर बैठ गए और बच्चों से फरमाइश कर दिया कि ए बाबू किताब निकाल लो और पढ़ाई करो, कोई दिक्कत है तो पूछो। नहीं, आप जाइए, थोड़ा सा कम ही पढ़ाइए, कोई बात नहीं है, खड़े रहिए, उनमें रुचि उत्पन्न कीजिए ताकि आपसे स्टूडेंट्स आपसे तर्क वितर्क करें। ऐसी पाठ्य योजना की एक विशेषता में से एक है। मैं आपको पढ़ा नहीं रहा, समझा रहा हूँ, क्योंकि स्टेट या फिर सीटेट एग्जाम्स देने के लिए आप टीचर की तरह सोचेंगे तो नहीं निकलता, आपको बच्चे की तरह सोचना पड़ता है, तभी जा करके आप निकाल पाते हैं। एक बच्चा बन जाइए, जब आप एग्जाम में बैठने जाते बच्चे की तरह सोचिए, उसके हल कीजिए, तब आपको आसानी से स्टेट निकल जाएगा। गृह कार्य का विशेष ध्यान रखा जाए। यानी कि गृह कार्य कैसे करें, जितना भी कंटेंट अपने पाठ्य योजना में तैयार किया था उनसे संबंधित मुख्य बिंदु जरूर आ जाए, ऐसा गृह कार्य देना चाहिए। माइक्रो टीचिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे कहा गया है कि माइक्रो टीचिंग से क्वेश्चन पूछेंगे। तो आइए भैया माइक्रो टीचिंग को पढ़ते हैं। माइक्रो टीचिंग क्या है? माइक्रो टीचिंग को हम लोग हिंदी भाषा में सूक्ष्म शिक्षण के नाम से जानते हैं। शिक्षण की यह एक विधि है जो कला अध्यापन की जटिलता तथा विस्तार को घटाकर उन्हें लघु रूप प्रदान करता है। ठीक है, तो यानी कि शिक्षण की प्रक्रिया को छोटे रूप में पढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? माइक्रो टीचिंग कहलाती है। प्रश्न होगा, इसकी अवधि 36 मिनट की होती है। इसमें 5 से 10 विद्यार्थियों को एक साथ रख करके पढ़ाया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता डी एलन है। याद रखेंगे, सूक्ष्म शिक्षण किनके द्वारा लाया गया? डी एलन के द्वारा लाया गया है, जो 1966 ईस्वी में इन्होंने सूक्ष्म शिक्षण को लाया। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में इसकी व्याख्या की गई थी। यानी स्टैनफोर्ड जो विश्वविद्यालय था वहीं पर शुरू में इन्होंने जो है सर्वप्रथम सूक्ष्म शिक्षण के बारे में, तो ये 36 मिनट की अवधि होती है, 5 से 10 छात्र होंगे। 1966 में इसका ये किया गया था, किसके द्वारा? डी एलन के द्वारा सूक्ष्म शिक्षण दिया गया। अब देखिएगा, जरूरी चीज़ है, सूक्ष्म शिक्षण की जो सोपान होती है, प्रक्रियाएं होती हैं, वो 6 चरणों में बटी रहती है। प्रत्येक पर 6 मिनट का समय होता है। इस प्रकार से 6 6 का 36 मिनट हो जाते हैं। सबसे पहले आपका सूक्ष्म शिक्षण का पहला भाग क्या है कि हम पाठ्य योजना का निर्माण करें। उसके बाद कक्षा में जाकर शिक्षण कराएं, प्रस्तुति करें। ठीक है, अब देखें कि क्या क्या कुछ गड़बड़ी पढ़ाया, पुनः एक पाठ्य योजना तैयार करें, फिर से उसको करें, आप पुनः प्रतिपुष्टि कर लें। इस प्रकार से एक क्लास खत्म हो जाती है। देखिए, पाठ्य योजना से संबंधित ये छोटा सा एक मैंने डायग्राम बनाया है, ध्यान से देखिएगा। छात्रों की संख्या 5 से 10, कितने समय?
36 मिनट। आगे देखिए, सबसे पहले पाठ्य योजना का निर्माण, कक्षा में शिक्षण कराएंगे, प्रतिपुष्टि करेंगे, फिर पाठ्य योजना, फिर पुनर्शिक्षण, फिर पुनःप्रस्तुति। इस प्रकार से 36 मिनट में ये खत्म। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ रहा होगा। अब आपके पॉइंट है टीचिंग। टीचिंग क्या है? अभी तक तो अधिगम देख रहे थे, फिर आपने माइक्रो टीचिंग देखा, उसके बाद आपने पाठ्य योजना लेसन प्लानिंग देखा। देखिए सारा बिंदु कंप्लीट हो जाने वाला है, छोड़िएगा नहीं। पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, मज़ा आ जाएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। टीचिंग शिक्षण देखेंगे, टीचिंग नहीं शिक्षण को हम लोग देखना है। शिक्षण को अंग्रेजी भाषा के टीचिंग शब्द से लिया गया है, जिसका सामान्य अर्थ होता है सिखाना। सिखाना यानी कि आपका काम है टीच कराना। टीचर है ना आप, टीच माने होता है पढ़ाना, टीच माने पढ़ना, और ईआर माने पढ़ाने वाला। तो ठीक है, तो टीच माने रीड माने होता है पढ़ना, टीच माने होता है पढ़ाना, और टीचर माने होता है पढ़ाने वाला। टीचिंग क्या है, सिखाना क्या है? यह एक सामाजिक प्रक्रिया है, याद रखिएगा। टीचिंग क्या है, तो टीचिंग कैसी प्रक्रिया है पूछ देगा, तो टीचिंग एक प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण एक त्रिआयामी प्रक्रिया है, तो कहता है शिक्षण में कितने आयामी होता है, यानी कि शिक्षण में कितने बिंदुएं जो होती है केंद्र पर होती है, जिसको लेकर के एक शिक्षण प्रस्तुत होती है। त्रिआयामी होती है, डायग्राम से आपको समझाते हैं। त्रिआयामी में देखिएगा, आगे देख लीजिएगा, एकदम गौर से देखिएगा, छोड़िएगा नहीं भैया। जिसमें शिक्षक और छात्र पाठ्यक्रम के माध्यम से अपने स्वरूप प्राप्त करते हैं, ठीक है, यह आपका टीचिंग कहलाता है। देखिए शिक्षक और छात्र, और बीच में क्या है, पाठ्यक्रम। तो ये छात्र हो गए, ये शिक्षक हो गए, ये दोनों एक दूसरे से आपस में वाद विवाद करेंगे, और वो किस पर वाद विवाद करेंगे, पाठ्यक्रम पर। इस प्रकार से पूरी प्रक्रिया क्या कहलाएगी जी, टीचिंग कहलाएगी। तो टीचिंग क्या होती है, त्रिआयामी होती है। उम्मीद करते हैं कि सारे बिंदुएं समझ में आ रही होंगी। आगे देख लीजिए, अगला बिंदु आपको समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा, एक भी छोड़कर मत जाइए। शिक्षण की परिभाषा यानी कि टीचिंग की परिभाषा क्या है। विभिन्न वैज्ञानिकों ने शिक्षण के संबंध में विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए हैं, जिसमें B.O. स्मिथ जो इंपॉर्टेंट है इनके बारे में देखते हैं। शिक्षण सीखने के लिए की जाने वाली क्रियाओं की एक प्रणाली है। तो B.O. स्मिथ ने शिक्षण के बारे में, टीचिंग के बारे में कहा था कि शिक्षण सीखने के लिए की जाने वाली क्रियाओं की ये क्या है, प्रणाली है। जैक्सन ने क्या कहा था, जैक्सन के अनुसार देखिए क्या कहता है। जैक्सन ने एक बात कही है, ध्यान से देखिएगा, शिक्षण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच आमने सामने की सामना है, जिसमें एक व्यक्ति माने शिक्षक दूसरे व्यक्तियों में परिवर्तन लाने की इच्छा रखता है, अर्थात अपने स्टूडेंटों में परिवर्तन लाने की शिक्षा मतलब क्षमता रखता है, ठीक है, यह इच्छा जताता है। तो यह बात कहा था जैक्सन ने। जैक्सन ने कहा कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच आमने सामने की सामना से, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में परिवर्तन लाने की इच्छा रखेगा। एक व्यक्ति और आता है क्लार्क, जो इंपॉर्टेंट है उनको रखे हैं। शिक्षण से अभिप्राय उन क्रियाओं से है जिनकी संरचना और परिचालन विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लेने के लिए किया जाता है। तो व्यवहार में परिवर्तन के लिए ली जाने वाली जो व्यवहारगत स्थितियां होती है, उसी को हम लोग शिक्षक कहते हैं, शिक्षण कहते हैं। यह क्लार्क साहब ने कहा था। आइए देखिएगा, शिक्षण की प्रकृति एवं विशेषताएं यानी टीचिंग की, व्हाट इज द नेचर एंड द क्वालिटीज ऑफ द टीचिंग। शिक्षण एक सामाजिक क्रिया है, यह भी शिक्षण है क्या है, सामाजिक क्रिया है। अगला क्वेश्चन है, अगला बिंदु, शिक्षण एक विकास की प्रक्रिया है, यह भी याद रखिएगा। शिक्षण आमने सामने होने वाली प्रक्रिया, एकदम सामने सामने बैठिए और हम आपको बताएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि दूर से अगर हम लोग कुछ बता रहे हैं ना आपको, तो बता नहीं रहे, सिखा रहे हैं आपको। तो यही अंतर है टीचिंग कराना और लर्निंग करने में। शिक्षण अधिगम से संबंधित है। शिक्षण व्यवहार का स्वरूप प्रदान करती है। शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है, ठीक है, ये दोनों है। आगे देखेंगे, शिक्षण भाषाई प्रक्रिया है। शिक्षण जो होती है भाषा के माध्यम से कराई जाती है। शिक्षण एक अंतः क्रिया है, यानी कि लेन देन होती है इसमें। आगे देखेंगे, शिक्षण त्रिध्रुवीय होती है। मैंने बताया कि छात्र, स्टूडेंट और पाठ्यक्रम इसमें उपस्थित होता है। शिक्षण क्या होती है, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही प्रकार की सम्मिलित होती है। आइए देख लेते हैं, अगला बिंदु है, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो यह देखेंगे, कक्षा का आकार, अगर बहुत बड़ा कक्षा हो गया तो भी शिक्षण प्रभावित होकर बच्चे हल्ला करेंगे, छोटा हो गया तो भी दिक्कत है, यानी कि उसका आकार जो है बहुत प्रभावित करता है। दृश्य श्रव्य सामग्री, जो भी चीज़ें दिखाई जा रही है उसको बोल करके बताई जा रही है, सुनने और देखने के लिए उचित प्रकाश और साउंड की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए, वरना शिक्षण पद्धति जो होती है प्रभावित होती है। योग्यताएं और क्षमताएं, जो जितना योग्य हो उतना, मतलब योग्यता किसी क्लास को, अब मान लीजिए 10 क्लास आप किए हैं और ग्रेजुएशन के पढ़ाने के लिए चल गए, ऐसा नहीं ना होगा जी। जैसे कि B.Ed और D.Led में हुआ है, B.Ed वाले ज़्यादा हायर
डिग्रीज रखते हैं अपने पास, तो उनको कहा जाता है कि देखिए आप डीएलएड नहीं किए, यानी कि छोटे बच्चों को कैसे आप पढ़ाएंगे, ये आपके अंदर क्षमता तो है लेकिन उस प्रकार की योग्यता नहीं है आपके पास। क्षमता है कि पढ़ा दीजिएगा, इसमें कोई पढ़ाना ही नहीं है, लेकिन क्या पढ़ाइएगा वो योग्यता आप नहीं रखते हैं 1 to 5 के लिए, इसीलिए इनको छांटा जा रहा है। शिक्षण विधियाँ आपके कौन सी चीज़ का, अब मान लीजिए कि आपको मान लीजिए ज्यामिति पढ़ाना है और ज्यामिति पढ़ाने के लिए आप पूरा बोल बोल करके पढ़ा रहे, नहीं, उसको ड्राइंग कीजिए, ड्राइंग कीजिएगा ज्योमेट्री में, तब जा करके। शिक्षण संसाधन जो होती है, संसाधन उपलब्ध नहीं होगा, शिक्षण सफल नहीं होगा। शिक्षक का व्यक्तित्व बहुत बड़ा मायने रखता है, वो अपने बातों को कैसे रखता है, कितने सरलता से रखता है, कितने गंभीरता से रखता है, ये उसकी व्यक्तित्व पर निर्भर करती है टीचर में, तो ये प्रभावित करती है। अगर शिक्षक का व्यक्तित्व अच्छा नहीं है, स्वयं आया और अब खैनी मलना शुरू कर दिया क्लास में, बताइए वो क्या किसी को सिखाएगा? ठीक है, तो ये व्यक्तित्व आपके पास मायने रखता है, ये शिक्षक को प्रभावित करता है, इस बात को ध्यान रखिए। एक शिक्षक होना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। कक्षा का वातावरण और परिस्थितियाँ, वातावरण बढ़िया रहे, परिस्थितियाँ ठीक रहे। अब ये नहीं कि कुछ बच्चे इधर हल्ला कर रहे हैं, दूसरे उधर कर रहे हैं। शिक्षक की मानसिक और शारीरिक योग्यताएं मायने रखती है। शिक्षक की शिक्षण संबंधित कुशलता, वह कितना कुशल है। अब डिग्री खरीद कर लेकर के आ गया है और आकर के स्वयं तो बिगड़ ही गया और उसके बाद बच्चों को भी बिगाड़ने के लिए पहुंच गया है। ठीक है, तो इस प्रकार के लोग जो होते हैं बस पैसा कमाएंगे, जिंदगी से नाम कभी नहीं कमा करके जाएंगे। ब्लूम की टेक्सोनॉमी क्या है? ये क्वेश्चन, ये भी पॉइंट आपके पास दिया गया है। ब्लूम टेक्सोनॉमी से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखिए। अपना सिलेबस निकाल कर देखिए, आर्ट ऑफ टीचिंग में दिया गया है ब्लूम और टेक्सोनॉमी। तो सबसे पहले ब्लूम और टेक्सोनॉमी क्या है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। प्यारे दोस्तों, प्यारे शिक्षकगण, देख लीजिएगा। एक महान शैक्षिक मनोवैज्ञानिक जिनका नाम बेंजामिन ब्लूम है, उन्होंने 1956 ईस्वी में, देखिए 1966 में क्या आया था, माइक्रो टीचिंग, यहाँ पर 1956 है, भुलाइएगा नहीं, ध्यान रखिएगा। एक महान शैक्षिक मनोवैज्ञानिक बेंजामिन ब्लूम 1956 ईस्वी में सीखने के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया, जिसे उन्हीं के नाम से इसे ब्लूम टेक्सोनॉमी कहते हैं। टेक्सोनॉमी समझ रहे हैं ना, कि वर्गीकरण करना। ठीक है, तो शिक्षा का वर्गीकरण किया एक मनोवैज्ञानिक थे बेंजामिन ब्लूम ने। तो जो उन्होंने शिक्षा के बारे में बताया और उसका वर्गीकरण किया, इसी को हम लोग ब्लूम की टैक्सोनॉमी को जानते हैं। 1956 में इसके बारे में उद्धरण किया गया है। देखिएगा, ब्लूम की टेक्सोनॉमी के कितने पक्ष थे? तो ब्लूम ने अपने टेक्सोनॉमी जो दिया उसको 3 खंडों में बांटा, संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं संवेगात्मक, और तीसरा नंबर गत्यात्मक पक्ष या क्रियात्मक पक्ष। ये 3 रूपों से चल करके इसके 6 स्तर बनाए गए हैं। यानी कि ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष के कुल कितने स्तर हैं? तो 6 स्तर है। उम्मीद करते हैं कि हर एक बिंदु आपको समझ में आ रहा होगा। आइए बढ़ते चलते हैं प्यारे दोस्तों आगे की तरफ। कहता है कि ब्लूम ने जो आपको दिया, शिक्षा के स्तर को बताया, तो उन्होंने कितने पक्ष बताए थे? 3, लेकिन इन पक्षों को कितने भागों में बांटा? 6। वही पक्ष सभी 6 नहीं, संज्ञानात्मक को 6 में बांटा गया है। तो ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष को 6 भागों में, सबसे पहले आता है ज्ञान होगा, किसी को बच्चे को ज्ञान दीजिए, फिर उसको बोध कराए कि अपने भाई ये क्यों सीखा, अनुप्रयोग मतलब उसका प्रयोग कैसे करे, विश्लेषण, ये जो प्रयोग कर रहा है वो ठीक कर रहा है कि नहीं, संश्लेषण, अब उसमें कमियां कहाँ रह गई, मूल्यांकन मतलब वो किया तो कौन सी काम बेहतर नहीं कर पाया, कौन अच्छे से उसने ग्रहण किया, संश्लेषण हुआ, मूल्यांकन। अब आप शिक्षक को चाहिए कि आप उसको मूल्यांकन करें, यानी कि उसको पता करें कि भैया कौन कितना अच्छा से किया है। तो इस प्रकार से यही वो 6 सीढ़ियां हैं जो ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष को दर्शाती है। सबसे पहले ज्ञान लेना, उसके बाद क्या करना, ज्ञान के बाद क्या करना भैया, बोध कराना, अनुप्रयोग करना, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। उम्मीद करते हैं कि हर एक बिंदु समझ में आ गया। याद रखिएगा, ब्लूम साहब की जो टेक्सोनॉमी है ना, उसमें जो है नया रिवाइज भी किया गया है। यह 2001 में ब्लूम साहब की जो टेक्सोनॉमी है उसमें रिवाइज किया गया है। अब इनके भी 6 स्तर हैं, लेकिन पहले हम लोग ज्ञान पढ़े, बोध के बाद क्या पढ़ रहे थे, इस तरह से विश्लेषण, संश्लेषण पढ़ रहे थे, अनुप्रयोग पढ़ रहे थे। तो अब वो 6 जो थी ना, वर्तमान परिस्थिति के अनुसार उन 6 को बदल दिया गया है और कहता है कि स्मरण करिए, पहले समझाइए, लागू करिए, विश्लेषण करिए, मूल्यांकन करिए। अब बच्चा को रचनावादी देखिए कि आपने जो पढ़ाया उससे वो कितना रचना कर रहा है। यानी वर्तमान समय में ब्लूम के जो रिवाइज टेक्सोनॉमी आया उसमें ये नहीं किया जा रहा है कि आप मूल्यांकन करके छोड़ दीजिए, नहीं, मूल्यांकन करके आपको ध्यान देना है कि आपने रचनावादी किसी स्टूडेंट को कैसा बनाया है। उम्मीद करते हैं कि आज के ये जो बिंदुएं हैं ये आपको समझ में आया होगा। देख लीजिए, यह जो रिवाइज टेक्सोनॉमी दिया गया है तो पूछ देगा 2001 में आई हुई ब्लूम की टेक्सोनॉमी का रिवाइज
जो है खंड किसने दिया, तो उन व्यक्तियों का नाम था एंडरसन एवं क्रितवोल। इसका सही आंसर हो जाएगा एंडरसन एवं क्रितवोल। तो उम्मीद करते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आप इस वीडियो से पकड़ लीजिएगा। उसके बाद भी कोई अगर आपको लगता है कि सर ये पॉइंट ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो आप हमें कमेंट करके बताइए और उसके बाद हम उसको वीडियो जल्दी से जल्दी उपयोग कर देते हैं। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।